हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एनटीए ने 2020 जेईई मेंस के लिए नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप लॉन्च किया है, जिसमें जेईई मेंस के लिए 7 मॉक टेस्ट दिए गए हैं। और ये ऐप अभी एनटीए ने 3 दिन पहले लॉन्च किया है। तो अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाकर मॉक टेस्ट पेपर 1 को दें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए के नेशनल टेस्ट अभ्यास मॉक टेस्ट सीरीज के पेपर 1 के केमिस्ट्री सेक्शन के बारे में, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 20 सिंगल करेक्ट और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सिंगल करेक्ट में 4 मार्क्स आपको करेक्ट ऑप्शन के लिए है और -1 इन एनी अदर केस। और सब्जेक्टिव वाले में 4 मार्क्स आपको करेक्ट आंसर के लिए, और अगर आप गलत करते हैं, रॉन्ग करते हैं, तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक बार पहले मैं आपको पेपर बताता हूँ, हाँ, उसके बाद फिर हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये सॉलिड स्टेट चैप्टर का है, जो कि सिंपल रेडियस रेशियो के ऊपर बेस्ड है। दूसरा क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है और नस्ट इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। तीसरा क्वेश्चन जो ये एस ब्लॉक का है और सिंपल एस ब्लॉक के लिथियम के एनामोलस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। फोर्थ क्वेश्चन जो है ये आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसको इजीली बना सकते हो। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को मोल कंसेप्ट में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का है और मेनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वाले सेक्शन का है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है ये ली चेटलियर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, केमिकल इक्विलिब्रियम का। और 7वां क्वेश्चन जो है ये डी ब्लॉक का है, कोरोजन के ऊपर बेस्ड, आयरन के कोरोजन के ऊपर बेस्ड, ठीक है। 8th क्वेश्चन आप देखिएगा, 8th क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी चैप्टर का है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसके ऊपर बेस्ड है ये। 9th क्वेश्चन सिंपल मोल कंसेप्ट का है और इम्पेरिकल फार्मूला के ऊपर बेस्ड है, आप देखोगे तो। और 10th क्वेश्चन सिंपल इलेक्ट्रोलाइसिस और एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। 11th क्वेश्चन मेटलर्जी चैप्टर का है। 12th क्वेश्चन मेटलर्जी में फ्लोटेशन सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन जो है आप इसको केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं और पी ब्लॉक चैप्टर में भी पढ़ते हैं, तो ये उसके ऊपर बेस्ड है। 13th क्वेश्चन जो है ये बाय रेडिकल के बारे में इससे पूछा गया है। सिंपल सा आपको क्या करना है, 2 अलग अलग ग्रुप अगर अटैच होता है हाइड्रोजन एलिमिनेट करने के बाद तो उसको बाय रेडिकल बोलते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। 14th क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग या फिर पी ब्लॉक P4O10 का स्ट्रक्चर सिंपल क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन वंस अगेन केमिकल काइनेटिक्स, आपको ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है। 16th क्वेश्चन जो है वो क्या है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम का है, जिसमें एक सेक्शन होता है पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड, तो ये उसके ऊपर बेस्ड है, वीक एसिड का पीएच कैलकुलेशन और कॉमन आयन इफेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 17 नंबर क्वेश्चन है आपको बॉन्ड लेंथ जीओसी का है, रेजोनेंस के ऊपर बेस्ड है। और 18th नंबर क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग, आपको सिंपल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है, उसकी ज्योमेट्री बतानी है। 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो पॉलीमर का है, याद रखने वाला है, तो आप ये देख लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन जो है ये लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर का है, काफ़ी ये ऐसा सेक्शन है ना जहाँ पर से क्वेश्चंस आते आते लगभग हर एक साल जेईई मेंस में, डेल्टा टीवी बराबर I/KB/M। नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका हीट ऑफ एटोमाइजेशन, ये थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर का है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आइसोमर के ऊपर बेस्ड है और अल्काइल लाइड के ऊपर बेस्ड है, बीओसी के ऊपर। नेक्स्ट आपका थर्मोडायनेमिक्स सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन है, बस फर्स्ट ऑर्डर लगा दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 24th नंबर क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोलैलिटी आपको निकालना है, इसमें ये क्वेश्चन आपका मोल कंसेप्ट का है, जहाँ पर आप कंसंट्रेशन टर्म्स को क्या करते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, फॉर्मूला बेस्ड है। तो आप अगर पेपर जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको एनालाइज होगा कि पेपर काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल है और आप इसको आराम से 1 घंटे में कर सकते हो।
तो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर डिस्कशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन जो है वो सॉलिड स्टेट के ऊपर बेस्ड है। तो क्या दिया हुआ है, द रेडियस रेशियो ऑफ के एफ इज 0.98, द स्ट्रक्चर ऑफ के एफ इज ऑफ द टाइप। तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है कि जिसका भी के एफ का रेडियस रेशियो क्या दिया हुआ है, r प्लस डिवाइड बाय r माइनस इज इक्वल टू 0.98। अब इस रेडियस रेशियो की वैल्यू को देख करके अपने को आइडिया लग रहा है कि ये कौन सा वर्ड बना रहा होगा, ये बना रहा होगा क्यूबिक वर्ड। कौन सा वर्ड बना रहा होगा, क्यूबिक वर्ड। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो भी क्यूबिक वर्ड बना रहा होगा क्या वही आंसर हो जाएगा क्या? एक बार मैं आपको रेडियस रेशियो का आइडिया दे दूं, r प्लस डिवाइड बाय r माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर। रेडियस रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा रेडियस रेशियो को। इसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल। तो सबसे पहला होता है क्या, इफ़ r प्लस डिवाइड बाय r माइनस इज लेस देन 0.155, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2, और ये वर्ड जो होता है ये होता है लीनियर वर्ड, लीनियर। अगर r प्लस डिवाइड बाय r माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 0.155 हो गया और लेस देन 0.225 हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेशन होता है 3, और ये होता है ट्रायंगुलर वर्ड। ये क्या होता है, ट्रायंगुलर वर्ड। अगर रेडियस रेशियो 0.225 के से लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन 0.414 होता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड। इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड। अगर रेडियस रेशियो 0.414 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है और लेस देन 0.732 होता है, लेस देन इक्वल टू 0.732 होता है, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। और अगर रेडियस रेशियो क्या हो 0.732 के ग्रेटर देन इक्वल टू हो और लेस देन 1 हो, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक वर्ड। इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक वर्ड, क्यूबिक वर्ड। तो इसका एग्जांपल ट्रायंगुलर वर्ड का एग्जांपल क्या होता है, B2O3, B2O3 एग्जांपल हो गया। टेट्राहेड्रल वर्ड का एग्जांपल जैसे क्या होता है, ZnS, CuCl, ऑक्टाहेड्रल वर्ड का एग्जांपल होता है NaCl। कुछ एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये सब स्टैंडर्ड एग्जांपल है, ये सब याद रखना है आपको। और क्यूबिक का होता है CsCl, NH4Br। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे अपने को रेडियस रेशियो दिया हुआ 0.98, इसका मतलब वो इस रेंज में आ रहा है क्या, इस रेंज में मतलब क्यूबिक वर्ड है। तो देखो यहाँ पर CsCl है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का C आंसर करेक्ट हो जाएगा, C। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, ये गिवन है, और अपने को क्या निकालना है, इसका x की वैल्यू निकालनी है जो pH है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, उसने बोला है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल है। अपने को एक फॉर्मूला पता होता है क्या, कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल प्लस 0.0591
डिवाइड बाय एन लॉग क्यू, यही होता है क्या। तो अगर E इज इक्वल टू ई नॉट है, इसका मतलब क्या है कि 0 इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाय कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, Fe 0 से Fe प्लस 2 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है क्या, 2 लॉग। अब हम यहाँ पे Q की वैल्यू लिखते हैं, तो ये रिएक्शन हम देखेंगे जब, तो इस रिएक्शन में क्या Fe2 प्लस क्या रिएक्शन का जब रिएक्शन कोसेंट जब लिखेंगे तो क्या प्रोडक्ट रेज़ टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोसेंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट रेज़ टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोसेंट लिखते हैं क्या। तो Fe2 प्लस प्रोडक्ट में है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन का पावर स्क्वायर डिवाइड बाय रिएक्टेंट में किसका लिखना पड़ेगा अपने को, O2 और H प्लस का लिखना पड़ेगा। तो O2 गैस है तो उसके लिए प्रेशर लिख दिया, प्रेशर ऑफ O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का पावर 4। सही है क्या। यहाँ पर आयरन सॉलिड को नहीं लेंगे क्योंकि वो सॉलिड कंपोनेंट है, और ऊपर में H2 लिक्विड को नहीं लेंगे क्योंकि वो प्योर लिक्विड है। तो ऐसा लिख लिया हमने। तो अब यहाँ पर देखो, अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे है E इक्वल टू ई नॉट सेल, तो इसका मतलब इस पूरे टर्म की वैल्यू 0 अगर आ रही है, इसका मतलब ये वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म अपने पास Q है, ये वाला टर्म क्या अपने पास Q है। और अगर ये टर्म पूरा 0 होना है, इसका मतलब लॉग किस चीज़ के लॉग की वैल्यू 0 होती है, log 1 0 होता है क्या। तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए क्या। इसका मतलब Fe2 प्लस डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ O2 इंटू H प्लस की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब डाटा पुट करते हैं। Fe2 प्लस कितना गिवन है अपने को, उसका कंसंट्रेशन 10 पावर -3, तो 10 पावर -3 का स्क्वायर कर देंगे तो 10 पावर -6 जाए क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। प्रेशर ऑफ O2 कितना गिवन है अपने को, 0.01 इंटू H प्लस की पावर 4। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 10 पावर -4 इज इक्वल टू H प्लस की पावर 4। इसका मतलब H प्लस बराबर कितना हो जाएगा, 10 पावर -1 क्या, H प्लस 10 पावर -1 आ गया, तो pH क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग 10 पावर -1। इसका मतलब इसकी वैल्यू pH कितना हो गया अपने पास 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला एक करेक्ट आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। हमने क्या कर लिया, नेक्स्ट इक्वेशन लगा दिया, और उसके बाद फिर Q की वैल्यू 1 होगी क्योंकि E सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल है, और उसके बाद फिर Q की वैल्यू 1 क्यों होगी, क्योंकि पूरा ओवरऑल टर्म 0 होना चाहिए। इसका मतलब log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब Q वाला टर्म क्या होना चाहिए, 1। वैल्यू पुट कर दिया, H प्लस निकाला और वहाँ से फिर pH निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का है, एस ब्लॉक का है, एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। लिथियम इज मच सॉफ्टर देन, पहला ही ऑप्शन जो है वो अपना गलत है, ये करेक्ट आंसर है। लिथियम जो होता है नीचे जाने पे क्या होता है, हार्डनेस डिक्रीज होता है। हार्डनेस जो होता है एस ब्लॉक में, एल्कली मेटल में डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो उसने बोला डज नॉट, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही है क्या। ठीक है, बाकी ऑप्शन पे अगर हम देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है लिथियम का क्योंकि इसका लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होता है, क्योंकि केटायन का साइज क्या है इसका छोटा, लिथियम प्लस का। ठीक है, और लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रोजन एंथैल्पी जो होता है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन। लिथियम जो होता है Li3n फॉर्म, नाइट्राइड फॉर्म करता है। बाकी सब देखिए रिएक्शन क्या होगा, थर्ड का रिएक्शन Li प्लस N2 गिव्स 2Li3n। हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। बाकी सब जो है ना Na-N3 बनता है, एजाइड बनता है, लेकिन ये नाइट्राइड फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये भी एनामलस बिहेवियर हो गया। और
तो अपने पास इसका आंसर क्या हो गया, ए नंबर ऑप्शन थर्ड का। लिथियम का आयन जो होता है वो ज़्यादा हाइड्रेटेड होता है, ये भी सही आंसर है, ये भी सही ऑप्शन है। हाँ, तो अपने पास उसने क्या बोला था, डज नॉट इलस्ट्रेट, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, ए नंबर वाला ऑप्शन। बाकी तीनों जो है ना करेक्ट पूछा है, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में क्या पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट वाला बताओ, तो इसका मतलब ए वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपने पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, N2 plus 3H2, 1 mole N2 and 4 mole H2 are taken in a 15 liter flask at 27 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं। N2 गैस प्लस 3H2 गैस, उनको क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए। गैस यहाँ पे जब रिएक्शन दिया है उन्होंने तो ठीक है। आफ्टर कंप्लीट कन्वर्जन आप इसका 1 मोल दिया हुआ है, इसका 4 मोल दिया हुआ है, तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लेते हैं। तो अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट कितना होगा, ये 1/1, ये 4/3, ये लिमिटिंग रिएजेंट है क्या, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब इसके हिसाब से रिएक्शन चलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, 4 - 3 1, मोल मोल एनालिसिस लगाने, 1 के लिए 3 खत्म हो रहा है, तो 4, तो यहाँ पे 1 के लिए 3 खत्म करते, तो ये बच कितना गया, 1 मोल, और ये कितना बनेगा, 2 मोल, 2 मोल बन रहा है। ठीक है, अभी उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि आप तो मेरे को बताओ, उसने बोला ये 2 मोल बना है, तो टोटल गैस कितना हो गया, टोटल गैस हो गया अपने पास 1 मोल H2 बचा है प्लस 2 मोल NH3 गैस। तो प्रेशर क्या सिर्फ गैस के कार्य से जनरेट होगा क्या। अब यहाँ पे देखना एक चीज़, क्या उसने बोला है 15 लीटर का फ्लास्क है, तो अपन ने 15 लीटर फ्लास्क ले लिया है, ये कंटेनर है 15 लीटर का, इसमें उसने 5 लीटर H2O ऐड कर दिया। तो जब 5 लीटर H2O ऐड कर दिया तो अपने पास जगह कितना बचा गैस के लिए, टोटल था 15, ये कितना था 5, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 10 लीटर, क्या गैस के लिए जगह 10 लीटर बचा है। और उसने ये भी बोला कि अमोनिया डिजॉल्व हो गया है, अमोनिया क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया। वैसे अपने को पता है अमोनिया वाटर के साथ क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो अमोनिया तो क्या हो गया, ये तो डिजॉल्व हो गया। तो अपने पास बचा क्या है, लेफ्ट गैस 1 मोल H2, सिर्फ क्या वॉल्यूम कितना बचा उसके लिए, H2 के लिए 10 लीटर। तो अपन क्या लगाते हैं, PV = nRT लगा दिया यहाँ पर से, आइडियल गैस इक्वेशन। अपने को क्या निकालना था, प्रेशर निकालना ही था, तो P = V अपने को गिवन है, N कितना 1, R को 0.0821 रखा, T उसने कितना दे के रखा 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन लेते हैं। फिजिकल में जहाँ पे भी आप न्यूमेरिकल करोगे टेम्परेचर आपको हमेशा केल्विन में लेना होता है, जब तक वो स्पेसिफाई ना कर दे तब तक। डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना हो गया अपने पास 10। तो कौन सा ऑप्शन अपने को करेक्ट दिख रहा है, अपने को दिख रहा है डी नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, द वेपर ऑफ Hg एब्जॉर्ब सम इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4.5 वोल्ट फ्रॉम रेस्ट, एज ए रिजल्ट ऑफ विच लाइट इज एमिटेड, एज ए रिजल्ट ऑफ विच लाइट इज एमिटेड। ठीक है, उसने बोला है क्या, इफ द फुल एनर्जी ऑफ अ सिंगल इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इज सपोज टू बी कन्वर्टेड इनटू लाइट एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन इन है सिंगल मरकरी एटम, इन अ सिंगल मरकरी एटम, तो अपने को बताना है क्या, फाइंड द वेव नंबर, वेव नंबर बताना। बेसिकली ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी कहाँ पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आप याद करो, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन जो होता था क्या, कि जब इलेक्ट्रॉन अपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर ट्रेवल कर रहा हो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, जितना एनर्जी उसके पास आया हो और वो सारा का सारा वो वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने यहाँ पे लिख लिया E × VS बराबर काइनेटिक एनर्जी क्या, तो E अपने पास कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, VS कितना दिया हुआ है 4.5 वोल्ट उसने बोला है, और ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। अभी उसने क्या बोला है, यही काइनेटिक एनर्जी पूरा किस में कन्वर्ट हो गया है, एनर्जी में।
किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। तो मतलब अपने पास एनर्जी पता चल गया क्या अपने को? एनर्जी बराबर क्या होता है? एच सी बाय लैम्डा। क्या? एच सी बाय लैम्डा। तो एनर्जी कितना गिवन है अपने को? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 4.5 इज इक्वल टू एच कितना होता है? 6.626। यूनिट सेम रखना है, सबका ध्यान रखना है। सी कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ और इसको लिख दिया हमने 1/λ। अपने को 1/λ वेव नंबर ही तो निकालना था। तो 1/λ इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 4.5 डिवाइड बाय 6.626 इंटू 3 10⁻34 और 10⁻8। ये कितना हो गया? 10⁻26 हो गया क्या? 10⁻26 इसको लिख दिया। तो इसको सॉल्व कर लिया हमने। ये 10⁻26 ऊपर चला गया तो ये कितना हो गया? 1.6 इंटू 4.5 डिवाइड बाय 6.626 इंटू 3 इंटू 10⁻7। इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 3.63 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच किया अपने पास? ए वाला। क्या? तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। सिंपल सा क्वेश्चन था। उसने क्या बोला कि जितना एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है ना, वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया है? एनर्जी में ही कन्वर्ट हो गया। तो सीधा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। उसको एच सी अपन लैम्डा के बराबर कर दिया, सॉल्व कर लिया। तो अपने पास क्या आ गया? आंसर आ गया 5th का ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला? सुटेबल कंडीशन फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस आर। ये केमिकल इक्विलिब्रियम के ली चैटलियर प्रिंसिपल का सेक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो एक बार हम क्या करते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस का रिएक्शन लिख लेते हैं। H2O सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद H2O लिक्विड। ठीक है, अपने को पता है ये क्या है? आइस है और ये क्या है? वाटर। ये वाटर है। ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या होती है? कम। इसकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा। ठीक है, डेंसिटी कम, इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा। और इसका वॉल्यूम क्या होगा? कम। ठीक है, अगर आपने, उसने बोला मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस मतलब उसको आगे की तरफ जाना है क्या? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। किस डायरेक्शन में जाना है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? तो मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए अगर यहाँ पे वॉल्यूम कम है, इसका मतलब प्रेशर क्या होगा? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्या? तो प्रेशर ज़्यादा। ठीक है, तो प्रेशर तो हाई होगा। तो प्रेशर हाई वाला, अब अपने पास कौन कौन सा ऑप्शन है? ए और डी। अब यहाँ पर टेम्परेचर, टेम्परेचर का सबको पता होता है। अगर बर्फ को अपने को क्या करना है? वाटर में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर दे दो क्या? 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तो पिघल जाएगा, पिघलने लगेगा। तो टेम्परेचर भी हाई कर दिया क्या? तो अपने पास आंसर क्या आ गया? ए नंबर ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन है, बस 10 से 15 सेकंड का ये क्वेश्चन है। तो ये हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा और प्रेशर भी ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि कोरोजन ऑफ आइस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय फॉर्मिंग अ कॉन्टैक्ट विद अनदर मेटल विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल। ये ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाला दे देगा तो आयरन क्या Fe+2 से Fe+3 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या? ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो फिर तो कोरोजन हो ही गया। तो अपने को तो मिनिमाइज करना था ना। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। आयरन कोरोड्स इन ऑक्सीजन फ्री वाटर। कोरोजन के लिए ऑक्सीजन भी रहना जरूरी है प्लस मॉइस्चर भी रहना जरूरी है। उसने क्या बोला है कि ऑक्सीजन फ्री वाटर रहे, मतलब मॉइस्चर तो रहे लेकिन ऑक्सीजन नहीं रहे। तो ऐसा ऑक्सीजन रहेगा तभी तो रिएक्ट करेगा कोरोजन में और वो ऑक्सीडाइज होगा। तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो कोरोजन ऑफ आयरन कैन बी मिनिमाइज बाय फॉर्मिंग एन इम्परमिएबल बैरियर एट इट्स सरफेस। ये सीधा सीधा सही है, कुछ देखने का जरूरत ही नहीं। अपने को पता है, पेंट वेंट लगा देते हैं, कोई एक्स्ट्रा लेयर लगा देते हैं तो कोरोजन क्या हो जाता है? प्रिवेंट हो जाता है। तो अपने पास इसका आंसर क्या आ गया? सी। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सीधा ऑप्शन देखा और टिक किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, हाँ ये रेडियो एक्टिविटी का है क्वेश्चन। 4000 एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल आर प्रेजेंट एट t इक्वल टू 0 आफ्टर 60 मिनट 500 एक्टिव न्यूक्लियाई आर लेफ्ट इन द सैंपल, द डीके कांस्टेंट। बेसिकली अपने को पता है रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है क्या, तो सबसे पहला चीज़ हमने क्या लिख लिया, रेडियो एक्टिव डीके कैसा होता है ये, फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर का वो क्या पूछ रहा है, डाटा गिवन है, तो हमने सीधा फॉर्मूला लगा दिया, k इज इक्वल टू 1/t ln A0/AT क्या, ठीक है। k अपने को निकालना है, ये फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है। डीके कांस्टेंट हम चाहेंगे तो डी, आप चाहो तो अगर ये मैं केमिकल काइनेटिक्स के बेसिस पे सॉल्व कर रहा हूँ, अपने पास उससे भी आंसर आ जाएगा। ये 1 और ये कितना हो गया 60, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा दिया, टाइम 60 मिनट गिवन था, ln A0 कितना था 4000 क्या, और ये कितना गिवन था अपने पास 500 60 मिनट पे, तो ये 8 टाइम्स में हो गया क्या, तो हमने लिख दिया k इज इक्वल टू 1/60 ln 2⁻3, ये 3 आगे आ गया, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 1/20 ln 2 पर मिनट, क्योंकि यहाँ पे मिनट यूनिट लिया था तो पर मिनट हो गया। तो अपने पास इसका आंसर क्या आ गया, बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन। ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है एकदम। अब आते हैं, अ क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑन बीइंग हीटेड लूजेस 45.6% ऑफ इट्स वेट, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनहाइड्रस साल्ट इज इतना इतना इतना। अच्छा, अगर वो हीट कर रहा है तो क्या वाटर ही निकलेगा क्या सिर्फ अभी, इसका मतलब वाटर का अमाउंट उसमें कितना है 45.6%। ये मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, इंपेरिकल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट इंपेरिकल फॉर्मूला के ऊपर, इंपेरिकल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है ये। तो लेकिन हम इसको और भी सबसे सिंपल तरीके से, अगर हमें कुछ भी नहीं आता होगा ना तो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ, इस क्वेश्चन को तो गधे भी कर सकते हैं। उसने मॉलिकुलर मास दे करके रख दिया 948, तो आप एक काम ऐसा कर लो क्या कि सबसे पहले तो मॉलिकुलर मास ही काउंट कर लो सबका, 948 किसका हो रहा है। तो अगर आप मॉलिकुलर मास काउंट करोगे ना तो ए नंबर ऑप्शन जो है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस एलम है, ये पोटास एलम, ये इसका मॉलिकुलर मास एक बार काउंट करते हैं हम कि कितना है। इसका जब मॉलिकुलर मास काउंट करेंगे तो ये अपने पास K2SO4, पोटेशियम कितना हो गया 78, सल्फर कितना हो गया 32 और ऑक्सीजन 64, एल्यूमिनियम कितना हो गया, एल्यूमिनियम हो गया अपने पास 54 प्लस ये कितना हो गया 96SO4 होल थ्राइस, तो 96 प्लस 96 इंटू 3 प्लस 432, इसको जब जोड़ा ना हमने तो हमें दिख गया कि 948 है, 948 दिख रहा है अपने को। इसका मतलब 948 यही हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है। तो बी नंबर ऑप्शन गलत हो गया, सी नंबर ऑप्शन भी गलत हो गया और डी वाला भी गलत हो गया। हाँ, लेकिन एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि वाटर इसमें कितना 432 है क्या, 432 अपने पास क्या है वाटर। एक बार परसेंटेज निकाल लेते हैं कि 432 कितना परसेंट होता है, तो 948 x/100 इज इक्वल टू 432, तो x बराबर हो गया 432 इंटू 100 डिवाइड बाय 948। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 45.6 आएगा। इसका मतलब ए नंबर वाला ऑप्शन सही है। कुछ नहीं आता तो भी आप आसानी से कर सकते हो। देखो, सिर्फ जोड़ करके मैंने ऐड करके आंसर निकाल दिया है। तो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना तो आपको अगर दिमाग चलाने भी आना चाहिए कि आपको टाइम बचाना है, मेनली टाइम बचाना है ना, तो जो क्वेश्चन आसानी से शॉर्ट तरीके से हो सकता है ना उसको करके निकल लो आसानी से। अगर कोई क्वेश्चन अगर खोपड़ी खोल करके रखो कि दिमाग चारों तरफ दौड़ाओ कि हाँ भाई ऐसा भी कर सकते हैं क्या, तो आंसर निकल जाएगा। अगर ऐसा करोगे तो एग्जाम में हमेशा अच्छे नंबर आएंगे। तो ये हो गया अपने पास
नहीं तो इस क्वेश्चन को आप चाहें तो इंपेरिकल फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला आपने को? हाँ, उसने बोला है क्या, एसिटाइलिन बनाना है आपने को। एसिटाइलिन मतलब क्या बनाना है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथाइलिन या फिर एसिटाइलिन। ठीक है, तो पहला रिएक्शन देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस जब करेंगे तो ये क्या रिलीज कर देगा? CO2 प्लस, इलेक्ट्रोलाइसिस जब करेंगे तो अपने पास, जब भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि CO2 तो रिलीज होगा ही होगा, CO2 तो रिलीज होगा ही होगा। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन करा दिया है, और पहला रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि क्या रिलीज करेगा ये, तो CO2 प्लस H2 गैस भी रिलीज होता है और KOH बनेगा। क्या बनेगा? KOH बनेगा। तो एसिटाइलिन तो नहीं मिला। सेकेंड वाला रिएक्शन देखते हैं, CHI3 प्लस Ag, हीट कर दिया। हीट कर दिया है तो ये क्या करेगा? सारा आयोडीन बाहर निकाल देगा क्या? तो अपने पास क्या हो जाएगा? और डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgI। ठीक है, ये बनेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड वाला रिएक्शन देखते हैं क्या? थर्ड वाला कंसनट्रेटेड H2SO4, इसका मतलब एलिमिनेशन होना है क्या? एलिमिनेशन होने से दो चीज़ बन सकता है, या तो अनसेचुरेशन आएगा या तो क्या होगा? ईथर बनेगा। या तो एल्कीन बनेगा, H2O बाहर निकलेगा, या तो ईथर बनेगा। तो ये टेम्परेचर का गेम होता है बस। यहाँ पे कॉन्क H2SO4 दे दिया है उसने, 443 है, तो यहाँ पर से क्या बाहर निकल जाएगा? अपने पास H2O बाहर निकलेगा, तो ये OH और ये H बाहर निकाला, तो अपने पास मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया। तो अपने पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? C। D भी अगर आपको चेक करना है तो B2C प्लस H2O, ये मीथेन बनाता है। क्या बनाता है ये? मीथेन। B2C को हम लोग मीथेनाइड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मीथेनॉइड, मीथेनाइड। इसका नाम ही मीथेनाइड इसलिए क्योंकि ये मीथेन बनाता है H2 के साथ रिएक्ट करके। तो ये हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया अपने पास? सी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन एकदम, सब ऑर्गेनिक का मतलब सबसे बेसिक क्वेश्चन में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने क्या बोला है कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है। क्या है अपने पास? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड चल रहा है, तो अपने को क्या निकालना है? फ्रोथ फ्लोटेशन सबसे पहले होता किसके लिए? सल्फाइड के लिए होता है। किसके लिए होता है? सल्फाइड के लिए। सल्फाइड के लिए होता है फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन सल्फाइड के लिए होता है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें से सल्फाइड को देख लेते हैं। सल्फाइड कौन कौन है भाई अपने पास? तो अपने पास सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है PbS गैलेना। गैलेना क्या होता है? PbS। यही सल्फाइड दिख रहा है क्या अपने को? आंसर तो यहीं से आ गया, लेकिन एक बार मैं बाकी सब फॉर्मूला भी बताता हूँ। मेलेकाइट जो होता है वो क्या होता है? CuCO3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया Cu2 CO3 होल ट्वाइस, सॉरी होल ट्वाइस नहीं, OH होल ट्वाइस, ये हो गया। मैग्नेटाइट जो होता है वो होता है Fe3O4, Fe3O4, और सीडेराइट जो होता है वो होता है FeCO3। तो अपने को सल्फाइड वाला सेलेक्ट करना है क्या? तो ये हो गया अपने पास आंसर ए वाला ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। मेटलर्जी का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, व्हेन एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स हैविंग 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हो गया? यहीं से पता चल गया अपने को B2S6 होगा, B2S6 होगा। ठीक है, एज वेल एज 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। तो अपने को क्या बताना है? हाँ, रिएक्ट विद अमोनिया गिव्स अ कंपाउंड वाई, आइसोस्ट्रक्चरल विद बेंजीन। ठीक है, कंपाउंड एक्स विद अमोनिया एट हाई टेम्परेचर प्रोड्यूसेस सब्सटेंस जेड, देन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। B2S6 का पहले स्ट्रक्चर बनाओ। ये B है, H, यहाँ पे भी B है, H है, H है,
ऐसा। ये बीच में क्या बन रहा है अपने पास, ये बनाना बॉन्ड बन रहा है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन यहीं से जनरेट होगा, ये वाला, और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसका एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, ये दिख तो रहा है अपने को क्या है sp3, बट अगर आप एक्चुअल देखेंगे ना तो ये होता है s1.05 p2.95, बट हम क्या करते हैं इसको sp3 पढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है 3। तो अपने पास ये b2s6 हो गया। इसको जब अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, अमोनिया के साथ रिएक्ट करा दिया, ठीक है, सर्टेन टेम्परेचर पे, तो अपने पास बन जाता है BH2NH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज, और साथ में इसके BH4 माइनस, ठीक है। इसको जब हम हीट करते हैं ना तो अपने पास क्या बन जाता है B3N3H6, यही है इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये क्या है, इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन या फिर बोरेजीन। इसका नाम क्या है, बोरेजीन। ज़्यादा रिएक्टिव होता है, स्ट्रक्चरली क्या होता है, सिमिलर होता है जस्ट एकदम बेंजीन के। तो आप चाहो तो क्या कर दो, इसको उसने क्या बोला है, H2O के साथ रिएक्शन करा दिया, H2O के साथ रिएक्शन करा दिया हमने, तो क्या बन गया अपने पास 3NH3 प्लस H3BO3, यहाँ पे साथ में क्या बनेगा अपने पास H2, ये हो गया। तो अपने पास सीधा सीधा दिख रहा है, x तो B2S6 हो गया। आप सिर्फ इसको ही देख करके आंसर मार सकते थे। फिर ये क्या होगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, BN ऐसा। नाइट्रोजन जो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है यहाँ पे, ऐसा ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जाता है ऐसा, ये होगा। बेंजीन के सिमिलरली होता है और उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का पार्ट है। तो ये हो गया अपने पास बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायरेडिकल। बायरेडिकल का मतलब क्या होता है कि उससे दो अलग अलग ग्रुप निकल सके, तो फिनाइल में क्या, फिनाइल का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फिनाइल का स्ट्रक्चर आपने ऐसे बनाया यहाँ पर, और यहाँ पर से एक ग्रुप क्या कर दिया, निकाल दिया ऐसा, तो एक ही ग्रुप निकला है क्या, तो ये बायरेडिकल नहीं है। प्रोपिनाइल है तो हम क्या करेंगे, प्रोपीन बनाएंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अभी उसने क्या बोला है कि प्रोपीन बनाना है अपने को, प्रोपिनाइल, तो यहाँ पर से एक H+ निकाल दिया हमने, एक H+ निकाल दिया, तो क्या हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH। यहाँ पे अब क्या हो गया, एक सिर्फ जो है ना, ये भी बायरेडिकल नहीं है, ये भी बायरेडिकल नहीं है। अब आते हैं हम किस पे, विनाइलिडीन पे आते हैं। तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे एक H+ निकाला, तो क्या बन गया अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल बन गया। फिर से एक और H+ निकाला, एक यहाँ पे ग्रुप जुड़ गया क्या, एक और H+ निकाला, तो अपने पास क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड C। तो क्या अभी यहाँ पर ऐसा बचा रह गया है क्या, तो ये हो गया। तो ये क्या, अब देखो यहाँ पर दो अलग अलग ग्रुप जुड़ सकता है, तो ये क्या हो गया अपने पास बायरेडिकल, ये क्या हो गया अपने पास बायरेडिकल। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं। और लास्ट वाला क्या है, इथाइलिडाइन, लास्ट वाला क्या है इथाइलिडाइन। तो हमने क्या कर लिया CH3 H+ निकाला,
तो क्या होगा CH3CH2। ठीक है, इधर से फिर से H+ निकाला, H+ निकाला तो क्या हो गया CH3CH। तो यहाँ पे 2 बचा, क्या एक और H+ निकल सकता है क्या? एक और H+ निकाला तो CH3C। ये ट्राई रेडिकल हो गया क्या? ये क्या हो गया? ट्राई रेडिकल। तो ये क्या बन गया? इथाइलिडाइन। इथाइलिडाइन। ये क्या बन गया था अपने पास? विनाइलिडीन। ये क्या बन गया था अपने पास? विनाइलिडीन। तो इसका आंसर क्या हो गया? यहाँ पे बाय रेडिकल वाला सिर्फ ये वाला दिख रहा है क्या? तो ये हो गया, इसका मतलब इसका C नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं किसके ऊपर? आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या था? आपको वो कंपाउंड बनाना है जो उसने बोला है, जो उसने बोला है, उसके बाद देखने कि वहाँ से कितना ग्रुप अटैच हो सकता है। तो आप यहाँ पर देखो, मैंने क्या कर लिया, ये सेकंड वाले ऑप्शन में प्रोपिनाइल बना लिया। तो प्रोपिनाइल बनाने के बाद अपने को पता चला कि बस एक ही जगह से अटैच हो सकता है, ऐसा ये प्रोपिनाइल बन गया। तो ये बाय रेडिकल नहीं है, ये भी बाय रेडिकल नहीं है। तो ऐसा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? C। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन P4O10। स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे POP OP POP। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 11 12 13 14 15 16। तो कितना हो गया? 16 सिग्मा बॉन्ड। तो काउंट कर लेना, इसका ऑप्शन क्या हो गया? D करेक्ट। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, एट 500 केल्विन द हाफ लाइफ ऑफ अ गैसियस रिएक्शन एट एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 80 किलो पास्कल इज 350। ठीक है, 380 किलो पास्कल था प्रेशर लिख लिया यहाँ पे हाफ लाइफ लिख लिया। हाफ लाइफ ये 80 था, ये कितना था? 350। प्रेशर को हमने हाफ किया, तो क्या ये भी हाफ हो गया क्या? इसका मतलब T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये कब होता है? 0 ऑर्डर में। ये कब होता है? 0 ऑर्डर में। ये हो गया। या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर में T हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर और कंसंट्रेशन होता है, याद करो ln2/k। ऐसा है क्या? और इसमें क्या होता था? फर्स्ट ऑर्डर में 0 ऑर्डर में A0/2k या फिर P0/2k। तो ऐसा हो गया। तो ये डिपेंडेंट, अब डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? प्रेशर के ऊपर। तो इसका आंसर क्या होगा? 0 ऑर्डर। सीधा सीधा आंसर निकल गया 0 ऑर्डर, A नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एक्वस सॉल्यूशन द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कार्बोनिक एसिड आर इतना एंड K2 इतना, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखना, हम सबसे पहले क्या करेंगे? कार्बोनिक एसिड के डिसोसिएशन का रिएक्शन लिखते हैं। H2CO3 किस में टूटता है? H+ प्लस HCO3 माइनस में टूट गया क्या? और उसके बाद फिर HCO3 माइनस फर्दर किस में टूटेगा? H+ प्लस CO3 2 माइनस। ये K1 है, ये K2 है। अपने को पता है K1 हमेशा बड़ा होता है किससे? K2 से। ठीक है, हम अपने को क्या गिवन है? कंसंट्रेशन गिवन है कार्बोनिक एसिड का। क्या गिवन है? आपको इस क्वेश्चन को चाहो ना तो आप आराम से कर सकते हो इजीली। कैसे देखना है यहाँ पे? सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करके, अगर आप चाहो तो न्यूमेरिकल के बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ऑप्शन एलिमिनेट करके। कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन इज ग्रेटर देन बाइकार्बोनेट। इसका कंसंट्रेशन बोल रहा है ज़्यादा होगा इससे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? जब ये K1 है, इसका डिस्टेंस कांस्टेंट ज़्यादा, तो ये ज़्यादा डिसोसिएट होगा ना, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। और तो अपने पास सीधा सीधा ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया।
क्योंकि इसके कंसंट्रेशन में से तो ये कुछ कम डिसोसिएट होकर बन रहा है, तो ये तो कम ही होगा ना। ठीक है, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ CO3 माइनस इज इतना 0.0034, इसका मतलब ये वीक एसिड है ना, H2CO3 वीक एसिड है, तो अल्फा तो 1 होगा नहीं ना। जब अल्फा ही 1 नहीं होगा तो क्या पूरा का पूरा कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा? क्या नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया क्या। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, अब देखते हैं क्या कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड बाइकार्बोनेट आयन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। देखना यहाँ पे ये H+ पे क्या लग रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है क्या, कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है H+ पे, तो हमने क्या कर दिया H+ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाया। बट अपने को पता है सेकेंड स्टेप जो होगा, सेकेंड स्टेप डिसोसिएशन जो होगा सप्रेस्ड बाय फर्स्ट स्टेप। इसका मतलब क्या इसमें कंसंट्रेशन लगभग H+ का नेग्लिजिबल, इस इंडिविजुअल में सेकेंड वाले रिएक्शन में इसका कंसंट्रेशन लगभग क्या नेग्लिजिबल। इसका मतलब जो भी होगा क्या वो यहीं से आ रहा होगा क्या, अगर वो यहाँ से आ रहा होगा तो इसका मतलब H+ और HCO3 माइनस क्या होगा, बराबर होगा। H+ और HCO3 माइनस क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब एक चीज़ हम देख लेते हैं, क्या थोड़ा मैथमेटिकली अगर देखना चाहें तो हम क्या करेंगे, अपने को ये पता है तो आप क्या करो, सबसे पहले अल्फ़ा चेक कर लो। अल्फ़ा चेक कर लिया, √K1/C से अल्फ़ा 1, तो ये लेस देन 0.1 आ रहा है। इसका मतलब क्या, सीधा लगा दिया आपने H+ बराबर √K/C, क्या √K/C निकाला, K की वैल्यू पुट करी, K1 की वैल्यू और C की वैल्यू पुट करी, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो H+ का कंसंट्रेशन अपने पास हो जाएगा। जो H+ का कंसंट्रेशन आएगा वही इसका बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन होगा, वही उसका फिर बाइकार्बोनेट को यहाँ पर ला करके अल्फा 2 आप निकालोगे तो फिर कार्बोनेट का कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करके बनाया है, तो अपने पास आंसर क्या आ गया, डी। यहाँ से H+ आइडेंटिफाई कर लिया। अब H+ यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया, मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा बता दूँ ताकि आप इसको बनाना जा करके। H+ यहाँ पर से √K1C से आ गया, तो H+ विल बी इक्वल टू HCO3 माइनस, तो क्या HCO3 माइनस भी आ गया, क्या HCO3 माइनस आ गया। अब फिर HCO3 माइनस के लिए आप क्या लिख देंगे, H++ CO3 माइनस, मान लीजिए ये C आया तो क्या लिख देंगे, C माइनस C अल्फ़ा, ये बनेगा कितना C अल्फ़ा, और H+ तो ऊपर से आ गया होगा, H+ ऊपर से कितना आ गया होगा C, तो यहाँ पर से क्या कर लिया, ये अल्फ़ा 2 लिख लिया, अल्फ़ा 2 लिख लिया, और अल्फ़ा 2 बराबर क्या हो जाएगा, √K2/C। यहाँ पर से सॉल्व कर लिया तो अल्फ़ा 2 आ गया, फिर इसको C से मल्टीप्लाई कर दिया, C आपने ऊपर वाले टर्म में निकाला है तो आंसर आ जाएगा। तो आप मैग्नीट्यूड चेक कर लेना। तो बट अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना हो तो सीधा सीधा डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग 3 हैलाइड, कंसिडर द फॉलोइंग 3 हैलाइड CH3CH2Cl, CH2 डबल बॉन्ड CHCl और C6H5Cl। तो इसमें क्या बोलना है, बॉन्ड लेंथ बताया, तो पहला वाला का तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड है, बाकी में रेजोनेंस हो रहा है। थर्ड वाले में ज़्यादा अच्छे से रेजोनेंस हो रहा है। फर्स्ट क्या है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सेकेंड में रेजोनेंस हो रहा है, थर्ड में मोर रेजोनेंस। इसका मतलब थर्ड वाला ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्या स्ट्रांग होने का मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा 3 2 1, और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 2 3। तो सीधा सीधा हमने क्या हो गया इसका आंसर, सिंपल क्वेश्चन है एकदम, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। द ज्योमेट्री ऑफ XeOF4, द ज्योमेट्री ऑफ XeOF4, XeOF4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जेनॉन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 बॉन्ड बना सकता है जेनॉन, तो हमने लिख लिया। अपने को पता ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगा क्या, तो डबल बॉन्डेड बना लिया, F। फ्लोरीन सिंगल बॉन्डेड होगा तो फ्लोरीन सिंगल बॉन्डेड बना लिया, एक लोन पेयर अपने पास आ गया। तो क्या हो गया एडिशन, सिग्मा बॉन्ड कितने इसमें 1 2 3 4 5, और लोन पेयर कितना है 1, तो 6 हो गया। स्टेरिक नंबर इसका कितना हो गया 6, तो क्या हो गया sp3d2, sp3d2। तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल इसका
ज्योमेट्री, और शेप क्या होगा, शेप क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिडल। उसने क्या पूछा, ज्योमेट्री पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, इसका आंसर क्या होगा, डी। बट एनटीए ने इसका आंसर स्क्वायर पिरामिडल दिया है, एनटीए ने क्या दिया है, एनटीए ने इसका आंसर बी दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी में अपने पास, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, शेप ज्योमेट्री सेम है, शेप ज्योमेट्री सेम, बट एडवांस के हिसाब से, जेई एडवांस के हिसाब से शेप लोन पेयर कंटेन करता है, लोन पेयर होगा और नहीं भी हो सकता है, ज्योमेट्री लोन पेयर नहीं होगा। तो एडवांस के हिसाब से अगर आप आंसर निकालोगे तो डी आएगा, और अगर आप जेई मेंस के हिसाब से निकालो तो आंसर बी आएगा। तो आप इसका आंसर देख लेना। आपको एनटीए के हिसाब से बी दिया हुआ है, बट डी भी आंसर हो सकता है, मोर करेक्ट डी है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। बट अगर जेई मेंस से पूछा हुआ है तो आप क्या करो, बी पे आंसर लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने बोला है क्या कि 19 नंबर क्वेश्चन में कि अपने को मैच द कॉलम करना है, पॉलीमर का क्वेश्चन है। बेकेलाइट, सबसे पहले देखो, मेरे को सबसे पहले बेकेलाइट नाम दिखा। बेकेलाइट जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में काम आता है। बेकेलाइट इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह, चिप्स डिवाइस, ताकि उसमें करंट ना आ सके। तो बेकेलाइट का तो सीधा क्या आ गया, डी का क्या हो जाएगा, 4। डी का जैसे ही 4 हमने देखा तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया क्या, तो बचा ए और बी, ए और बी। अब यहाँ पे देखते हैं ग्लिप्टल जो होता है वो पेंट में काम आता है। ग्लिप्टल किस में काम आता है, पेंट में, तो वो देखने का जरूरत ही नहीं। बी नंबर ऑप्शन, बी में दोनों का 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं किसके ऊपर, ए और सी में अपने पास पॉलीस्टाइरीन है और क्या गिवन है अपने पास, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है वो पेंट्स बनाने में काम आता है, तो सी का क्या होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है, सॉरी, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है, रेनकोट बनाने में काम आता है। किस में आता है, रेनकोट बनाने में, 2। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए वाला। और पॉलीस्टाइरीन किस में काम आता है, टॉयज को मैन्युफैक्चर करने में, तो ये हो गया। पॉलीमर चैप्टर है, कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो कि आते ही आते हैं और उस पर क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल पॉलीमर, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, या फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हाँ ऐसा। अभी तो ये जैसे आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसी तरह क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल आपके लिए इसका सॉल्यूशन लेकर के आया। हम क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल ने आपके लिए लॉन्च किया है एक फ्री टेस्ट सीरीज, जिसका आपको शेड्यूल इंस्टाग्राम, यूट्यूब और FB के क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल के पेज पे आपको मिल जाएगा। तो आप चाहो तो वहाँ पर से हमारा शेड्यूल देखना, और उसके बाद फिर हमारे दिए, और हमारा पेपर जो है वो पोस्ट होगा उन पर भी, और हमारे कम्युनिटी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर भी। तो आप उस पर जाकर के हमारा पेपर भी दे सकते हो। हम उसका 2 दिन बाद सॉल्यूशन भी लाएंगे, वीडियो सॉल्यूशन। तो ताकि आप, इससे क्या होगा, ये आपके लास्ट टाइम के प्रिपरेशन को इम्प्रूव करेगा। आपके पास इनफ नंबर ऑफ टेस्ट्स होंगे। हाँ, हम उसका वीडियो सॉल्यूशन भी लाएंगे विद एनालिसिस, ताकि आपको पता चले कि आप एग्ज़ाम में कहाँ गलती कर रहे हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान देना। अगर, और वो पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज़ फ्री है। ये टेस्ट सीरीज फुल्ली IITian के द्वारा बनाया हुआ है, IIT BHU के एलुमनाई के द्वारा। तो आप चाहो तो वो हमारा टेस्ट, तो हम उस पर 2 दिन बाद वीडियो सॉल्यूशन पोस्ट करेंगे। अभी तब तक के लिए क्या करते हैं, और उसका आंसर की भी हम लोग अपने इंस्टाग्राम और FB पेज पर भी पोस्ट करेंगे, और यूट्यूब पर भी पोस्ट करेंगे, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे। तो आप जाकर के उसको देख लेना। अगर आज आप चाहो तो शेड्यूल जाकर के देख लो, और फिर उस टेस्ट को दो, और कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि आपको और क्या क्या चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो हम उसके ऊपर भी कोई वीडियो लाएंगे, ताकि आपका रैंक इंप्रूव हो सके। अल्टीमेट गोल अपना क्या है, आपका रैंक इंप्रूव कराना है और आपका सिलेक्शन दिलवाना है, ठीक है। तो अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को, FB पेज को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि दूसरे लोगों को भी मदद हो सके। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम उस पर लगातार अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे चैप्टर के वीडियोज़ डालते रहते हैं, जिससे आपके रैंक में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 अपने पास क्या दिया हुआ है, डेल्टा TB और KB
इसके ऊपर बेस्ड। ये वाला सेक्शन ऐसा है ना कि क्वेश्चन सॉल्यूशन का मैक्सिमम चांस होता है कि यहीं से डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम, आई इंटू के बी इंटू एम। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। अभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू क्या हो गई 1, आई 1 हो गया। अभी उसने बोला है डेल्टा टी बी अपॉन के बी इज इक्वल टू मोलैलिटी हो गया क्या, ये क्या है मोलैलिटी, ठीक है। अभी उसने क्या बोला है कि मोलैलिटी, उसने बोला है डेल्टा टी बी अपॉन के बी, इसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब मोलैलिटी की वैल्यू कितनी है, मोलैलिटी दोनों का रेशियो सेम है। मोलैलिटी उसने बोल दिया है कितना, इतना 1 मोल पर केजी, ये हो गया 1 मोल पर केजी। इसका मतलब क्या हो गया, इसको 1 मोल इन 1000 ग्राम क्या। अभी उसने क्या बोला है 1000 ग्राम सॉल्वेंट, 1000 ग्राम सॉल्वेंट, ठीक है। तो आपने को पता है क्या, पहले किसके लिए देख रहे हैं, AB2 के लिए, क्या 100 ग्राम सॉल्वेंट में 10 ग्राम AB2 है क्या, तो 1000 ग्राम में कितना होगा, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में ये कितना हो जाएगा 100 ग्राम AB2 क्या। और यहाँ पे ऊपर देखना, यहाँ पे 1 मोल होता है 1000 ग्राम में, इसका मतलब ये 1 मोल के बराबर है क्या, ये 1 मोल के बराबर है। इसका मतलब AB2 का मोलर मास AB2 के 1 मोल का मास कितना है 100 ग्राम, इसका मतलब यही इसका मोलर मास है क्या, ठीक है। AB2 का मोलर मास 100 ग्राम है। अब आते हैं किसके लिए, हम देखते हैं A2B के लिए। A2B में उसने क्या बोला है 100 ग्राम में कितना होता है, 100 ग्राम जब सॉल्वेंट रहता है तो उसमें A2B होता है 14 ग्राम, कितना होता है 14 ग्राम। तो 1000 ग्राम में कितना हो जाएगा ये, तो ये 140 ग्राम हो जाएगा क्या A2B। और अब यहाँ पे देखना मोलैलिटी अगर 1 है तो इसका मतलब क्या 1 मोल के बराबर है क्या, तो इसका मतलब ये किसके बराबर गया 1000 ग्राम, 1 मोल के बराबर, 1 मोल के बराबर, ये इसका क्या हो गया मोलर मास, ठीक है। तो AB2 का मोलर मास कितना आ गया है, AB2 का मोलर मास है कितना, AB2 का मोलर मास 100 और A2B का कितना है 140। तो हम क्या करते हैं रिएक्शन लिखते हैं, AB2 का मोलर मास मतलब A प्लस 2B इज इक्वल टू 100, इक्वेशन 1 बोल दिया इसको, 2A प्लस B इज इक्वल टू 140, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। इसको सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को, तो अपन जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, इसको सॉल्व कर लिया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 200 हो गया, और ये 2A कैंसिल हो गया तो ये कितना का 400, 3B बराबर कितना 60। तो यहाँ से आ गया अपने पास 3B बराबर 60, तो B बराबर कितना आ गया 20, B बराबर 20, ये वाला ऑप्शन है, बस पुट कर दिया AB आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास ये हो गया, इसका आंसर क्या आ गया B नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैलकुलेट हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ फ्यूरान, हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ फ्यूरान इन किलो जूल पर मोल यूजिंग द डाटा, ये गिवन है। तो सबसे पहले हीट ऑफ एटोमाइजेशन होता क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं अपन। हीट ऑफ एटोमाइजेशन इसका होता है डेफिनेशन, व्हेन थर्मोकेमिस्ट्री ऐसा चैप्टर है ना जहाँ पर से क्वेश्चन हर साल श्योर शॉर्ट आता है, आप ये ध्यान रखना जेईई मेंस में। व्हेन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ध्यान रहे यहाँ पे मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में जरूरी नहीं है, व्हेन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल एट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एट स्टैंडर्ड स्टेट converts into
converts into isolated gaseous atom, isolated gaseous atom, the change of enthalpy या फिर the change in enthalpy delta H in the process is known as enthalpy of atomization, डेल्टा H एटोमाइजेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने को पहले एक काम करते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल को, मतलब फ्यूरान का अगर डेल्टा H एटोमाइजेशन निकालना है अपने को, तो फ्यूरान को डिसोसिएट करना है उसके एटम में। तो फ्यूरान को डिसोसिएट करते हैं, फ्यूरान का फॉर्मूला क्या है, CH4O, ये लिक्विड होता है, इसको डिसोसिएट कर दिया, तब जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, डेल्टा एटोमाइजेशन होगा। ये किस में कन्वर्ट होगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम में, तो एटम में कन्वर्ट है 4 कार्बन गैस प्लस 4, एटम में कन्वर्ट करना 4 हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, एटम में कन्वर्ट करना, आप यहाँ पे H2 और O2 मत लिख देना, ये हो गया। ये आपको निकालना है, उसने यही पूछा है, ये क्या होगा। ठीक है, अपने को पता क्या है, अपने को पता है क्या, डेल्टा एच एफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कि स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट से 1 मोल बनना चाहिए क्या, प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट। इसका मतलब अगर इसको बनना है तो ये किससे बनेगा, 4 कार्बन सॉलिड प्लस हाइड्रोजन स्टैंडर्ड स्टेट में H2 गैस के फॉर्म में रहता है क्या, तो 2H2 गैस, एटम हम बैलेंस कर दे रहे हैं। हाँ, और ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है, O2 के फॉर्म में रहता है, एक ऑक्सीजन है तो इसीलिए क्या लिख दिया, हाफ O2 गैस। यहाँ जो जा रहा है ये देखो, प्रोडक्ट 1 मोल बन रहा है और रिएक्टेंट सारा क्या एलिमेंटल स्टेट में है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा HF नॉट, डेल्टा HF नॉट, ये गिवन है अपने को क्वेश्चन में। ठीक है, अब उसके बाद फिर और क्या गिवन है क्वेश्चन में अपने को, कि हीट ऑफ एटोमाइजेशन, मतलब इस वाले टर्म को एटम में कन्वर्ट करने का ये गिवन है अपने, ये गिवन है। इसमें क्या हो रहा होगा, 4 कार्बन 4 गैस में कन्वर्ट हो रहा है क्या, 4 कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है, 4 गैस में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 इंटू डेल्टा H कार्बन एटोमाइजेशन प्लस 4 हाइड्रोजन गैस जो है वो 4 हाइड्रोजन गैस, ये एटम में टूट रहा है क्या, तो हमने लिख दिया 4 इंटू डेल्टा H एटोमाइजेशन, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, प्लस हाफ O2 ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑक्सीजन। ये अब हमने क्या कर दिया, हेस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया, क्या लगाया, हेस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं हेस लॉ। हेस लॉ जब लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये रिएक्शन का डेल्टा H एटोमाइजेशन बराबर डेल्टा H एटोमाइजेशन बराबर, इन सारे सब का समीशन क्या, अगर इसको यहाँ पे जाना है तो इन सब का सम करना पड़ेगा। अभी इस रिएक्शन को उल्टा कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे माइनस डेल्टा HF लग जाएगा क्या, तो हमने लिख दिया माइनस डेल्टा HF नॉट प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट लिखते हैं 4 इंटू डेल्टा HC एटोमाइजेशन प्लस 4 इंटू 4 डेल्टा H क्या, हाइड्रोजन एटोमाइजेशन प्लस डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑक्सीजन। ये हो गया अपने पास, डाटा पुट करते हैं हम, ये कितना हो गया, माइनस ऑफ -62, माइनस ऑफ -62 प्लस 4 इंटू 717 प्लस 4 इंटू 218
218 प्लस 249, इसको ऐड कर देते ये क्या हो गया 62 प्लस 7 चौका 28, 7 चौका 68, 2868 प्लस 2 चौका 8, 7 चौका 872 प्लस 249। इसको जब ऐड वो करेंगे सॉल्व करेंगे ना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, लगभग प्लस 4052 प्लस 4052। उसने क्या बोला, इसको 100 से डिवाइड करना है, तो 4052 डिवाइड बाय 100 तो कितना आ गया 40.52। तो इसका आंसर अपने पास क्या आया है 40.52। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C4H10, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C4H10 रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल इवॉल्व्स। इतना तो सोडियम मेटल किसके साथ इवॉल्व करके, यहाँ पे इसका डीबीयू देखना कितना है, डीबीयू इसका क्या है 0 है, इसका मतलब ये क्या बना रहा होगा अल्कोहल बना रहा होगा। तो हमने ये क्या कर लिया यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे OH लगा दिया, ठीक है। इसको रिएक्ट करा दिया किसके साथ Na के साथ, प्लस बन गया RONA प्लस H2। तो अपने क्या करना है, इसका स्टीरियो आइसोमर बनाना है। तो हमने यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर बनाना चालू किया, इसका स्टीरियो आइसोमर बनाना है। तो पहला हो गया एक, ये हो गया, ठीक है। एक्सक्लूडिंग स्टीरियो है, इसका आइसो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है, स्टीरियो ने। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया, फिर ऐसा लिख दिया 1 2 3 ऐसा 3 कार्बन का, ठीक है। ये हो गया। अगला ये भी हो सकता है OH ऐसा, नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4, ये 4 हो गए क्या, ये 4 पॉसिबल 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ प्रोसेस ऑफ इतना जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क। तो ये फर्स्ट लॉ है, सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है, डेल्टा U बराबर Q प्लस W। बस आपको साइन का ध्यान रखना है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है सिस्टम के द्वारा तो ये पॉजिटिव, लेकिन क्या हो रहा है वर्क सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है तो -394 कर दिया। इसको सॉल्व कर लिया तो कितना गया 307 जूल अपने पास आंसर। तो इसका आंसर कितना हो गया 307, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ, उसने क्या बोला है, ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का एक फॉर्मूला होता था शायद, क्या, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बराबर 16 इंटू डेल्टा एक्स इलेक्ट्रॉनिक प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर लिया 16 इंटू डेल्टा एक्स कितना है यहाँ पे, इसको सब्सट्रैक्ट कर देते कितना हो गया 2.8 हो गया क्या 2.8, ठीक है, प्लस 3.5 इंटू 2.8 का स्क्वायर। तो हो गया 16 इंटू 2.8 कितना हो गया 44.8 प्लस ये कितना का 3.5 इंटू 7.84 तो कितना का 27.44 ये कितना हो गया 72.24 ये हो गया। तो परसेंटेज आने कैरेक्टर कितना होगा 72.24। फॉर्मूला लगाओ आप पुट कर देना आंसर आ जाएगा, ये फॉर्मूला लगेगा बस डेल्टा एक्स के, ये आप क्या करना x2 माइनस x1 कर देना, मॉड ऑफ x2 माइनस x1, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ KI सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ KI सॉल्यूशन, ठीक है।
अपने को क्या बनाना है, इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। परसेंटेज W/W गिवन है उस क्वेश्चन में, परसेंटेज W/W 20%। इसका मतलब क्या है, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्या, अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है, अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20, 80 ग्राम। क्या, 80 ग्राम। ठीक है, अभी उसने क्या बोला है, सॉल्वेंट आ गया, मोलैलिटी पूछा है, मोलैलिटी बराबर क्या हो गया। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मोल्स निकालते हैं, मोल्स ऑफ KI। उसका मास कितना है, 20 ग्राम। मोलर मास कितना हो जाएगा KI का मोलर मास होता है 166 होता है। तो हमने क्या कर लिया, KI का मोलर मास यहाँ पे लगा दिया 166, 20 डिवाइड बाय 166। ये हो गया क्या, ये अपने पास मोल्स आ गया, ये अपने पास क्या आ गया है, मोल्स आ गया है। अब अपने क्या करना है, मोलैलिटी के लिए अपने पास रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, मोलैलिटी के लिए, मोलैलिटी के लिए अपने पास रिक्वायरमेंट होता है क्या, कि मोल्स आपको पता रहे और मास ऑफ सॉल्वेंट पता रहे। ठीक है, लेकिन उसने पूछा क्या है, हाँ मोलैलिटी तो पूछा है, तो अपने को क्या दिक्कत है फिर, सॉल्वेंट का मास पता ही चल गया। सॉल्वेंट किस में रहना चाहिए, बस KG में रहना चाहिए। सॉल्वेंट किस में रहना चाहिए, KG में रहना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया मोलैलिटी बराबर मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन KG, इन KG। मोल्स कितना निकाला है आपने, मोल्स हमने निकाला है कितना, 20 डिवाइड बाय 166, 20 डिवाइड बाय 166। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 20 डिवाइड बाय 166। तो ये क्या हो गया अपने पास, 20 डिवाइड बाय 166। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाला है आपने, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाला है हमने यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला है 80 ग्राम। कितना निकाला है, 80 ग्राम। तो 80 ग्राम है, इसको KG में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लिया, डिवाइड कर दिया 1000 से। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 1000 से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया 20 डिवाइड बाय 166 इंटू 1000 डिवाइड बाय 80। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि कितना आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा अपने पास। तो 20 इंटू 1000 डिवाइड बाय, तो 20 इंटू 1000 कितना हो गया अपने पास, 20,000 हो जाएगा क्या, या फिर सीधा सीधा ऐसे कर दो ना, 20 चौके 80, 4 से 250 बार में, 250 बार में। तो अपने पास क्या आ गया, 250 डिवाइड बाय 166। तो ये कितना हो गया 1.50, ये कितना हो गया 1.50। उसने बोला क्या अपने आंसर को 10 से मल्टीप्लाई करो, तो हमने क्या कर दिया 1.50 इंटू 10 कर दिया, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 आंसर। तो ये था JEE NTA द्वारा जो मॉक टेस्ट आपको दिया गया उसके पेपर 1 का केमिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अगर आपने पेपर नहीं दिया होगा तो मैं पहले बोल रहा हूँ कि आप फिर से जा करके उस पेपर को दो और उसके बाद इस सॉल्यूशन से अपने आंसर को चेक करना। और हमने एक टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च किया है, फ्री टेस्ट सीरीज है, पूरा कम्प्लीटली IITian की टीम द्वारा बनाया हुआ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप चाहो तो हमारे चैनल पे जा करके FB पोस्ट पे जा करके या फिर इंस्टा पोस्ट पे जा करके उन सबको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाना, वहाँ पर हमें आपको पेपर मिलेगा तो आप उसको देना। उसके बाद फिर हम उसका वीडियो सॉल्यूशन भी पोस्ट करेंगे। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।